टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था, एटम चल रहा था। और एटम में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, एटम में हमने इंपैक्ट पैरामीटर पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किए थे, बोर्स मॉडल हमने पढ़ा, बोर्स से रिलेटेड फिर हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, यहां तक का टॉपिक हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो चुका था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगा, उससे रिलेटेड आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसके पास दो एनर्जी होंगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी और एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला हमने mgh वाला कुछ पढ़ा था, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और याद करो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग को लिखाया है, याद है किसी को? क्या? यानी दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज कितना होता है, KQ1Q2/R, KQ1Q2/R होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसके मोशन की वजह से एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी और दूसरा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या है, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पता करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि अगर ये एक ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है Ze, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है जिसकी वेलोसिटी अगर हम अपने को यहां पर हम v मान लेते हैं और इसका मास अगर हम m मान लेते हैं, तो कल मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन बताया था कि mv²/r बराबर कितना होता है, k × Ze²/r², ये पता है सबको, ये पता है। तो यहां से अगर इससे इसको कैंसिल कर दें तो वी कैन से आवर mv² इज इक्वल टू कितना आया था, kZe²/r आया था, यहां तक मैं कल बता चुका हूं, ठीक है ना। अब अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता करनी हो तो मैं क्या कहूंगा, काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम बचपन से क्या पढ़ते आए हैं, हाफ mv², वेरी गुड। तो वी कैन से कि आवर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू mv² की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, mv² की जगह पुट कर सकते हैं kZe²/r पुट कर सकते हैं। दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने बताया क्या, KQ1Q2/R, तो आप कहोगे K × Q1, Q1 मतलब हो गया न्यूक्लियस का चार्ज जिसको आप कितना लिखोगे Ze, और Q2 का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो चार्ज का जैसा साइन होगा साइन के साथ वैल्यू डालना है, फोर्स में डालने की कोई जरूरत नहीं है। बट जब आप एनर्जी निकालोगे तो चार्ज के साइन के साथ वैल्यू पुट करना है। न्यूक्लियस का चार्ज प्लस में होता है तो हमने Ze लिखा प्लस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, -e लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -e। अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, r हो जाएगा। तो वी कैन से आवर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, -kZe²/r आ जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक बात आ रही समझ। आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, अगर इस माइनस साइन को तुम इग्नोर करो तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा तुम्हें दिख रहा होगा काइनेटिक एनर्जी है सर, इसी का तो हाफ बस आ गया है ना, हो गया है ना भाई। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, kZe²/r, काइनेटिक एनर्जी क्या है, kZe²/2r, मतलब कि 2 से डिवाइड हो गया है। पोटेंशियल एनर्जी का आधा है काइनेटिक एनर्जी, बस साइन यहां पर नेगेटिव है, नहीं आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे अगर टोटल एनर्जी पता करना हो, मुझे क्या पता करना हो, टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी तो हो जाएगा सर कितना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत है। तो काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो kZe² कितना 2r, और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस करके यहां पर लिखोगे -kZe²/r। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करना चाहो तो kZe²/r को बाहर कर लेना,
ब्रैकेट में आपका बच जाएगा 1/2 माइनस यहाँ 1 बच जाएगा। मेरी ये बात आ रही समझ में? मेरी बात आ रही समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 माइनस 1 करेंगे तो दिस विल बी -1/2। 1/2 माइनस 1 कितना होगा? -1/2। तो ये पूरे को जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा -kZe² बाई कितना आ जाएगा? R। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? आप देख सकते हो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी 2 छूट गया। अरे ये 2R आएगा यहां पर। अरे 1/2 माइनस 1 करोगे तो -1/2 आएगा ना, और -1/2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना नहीं आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों की वैल्यू, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अंतर सिर्फ और सिर्फ किसका है? साइन का, कि काइनेटिक एनर्जी प्लस में होता है और टोटल एनर्जी हमारी माइनस में होती है। नहीं आ रही बात समझ में? और आप ये भी देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों का साइन एकदम सेम है, दोनों माइनस माइनस में है। अंतर बस इतना है कि पोटेंशियल एनर्जी इसका दोगुना है, या कह लो पोटेंशियल एनर्जी का ये हाफ है। पोटेंशियल एनर्जी का ये नहीं पल्ले पड़ रही बात। यहां तक बात क्लियर? अब देखो R, इसको हमें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस अलग अलग होता है, तो मुझे R को भी हटाना है। कल मैंने R का यानी रेडियस का एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया था, n²h²/4π²m/Ze²। याद है? याद है? तो अगर मैं R की वो वैल्यू यहां पे डाल दूं तो ये हो जाएगा क्या? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -kZe²। तो ठीक है सर, अपॉन में 2 ठीक है सर। R की जगह पर क्या पुट कर दीजिए? n²h² बाई कितना? 4π²mkZe²। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आपकी जो टोटल एनर्जी निकल करके आ जाएगी, योर ध्यान से देखना मेरी बात, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? ये 4π²mkZe² को ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा -4π²mk²Z²e⁴ अपॉन n²h², और नीचे में 2 आएगा। 2 से इस 4 को कैंसिल कर सकते हो, तो यू कैन से योर टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -2π²mk²Z²e⁴ अपॉन n²h²। यहां तक बात आ रही समझ में सबको? बात आ रही सबको समझ में? इसमें बदलने वाली चीज कौन है? एक Z है और एक n है, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना? ना तो 2 बदलेगा, ना पाई बदलेगा, ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा, ना k की वैल्यू बदलेगी, ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदलेगा, है ना? ये सब कुछ तो हमारा कांस्टेंट है। और अगर ये सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ Z और n हमारा चेंज हो रहा है, तो Z² और n² को साइड करके इन सारे कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं, तो सारे कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो होता है 13.6। कितना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी टोटल एनर्जी जो आ जाती है वो आ जाती है -13.6 इंटू कितना? Z²/n²। कोई दिक्कत वाली बात? इस फॉर्मूला को भी आपको माइंड में रखना है, इसको भी माइंड, नहीं आ रही मेरी बात समझ में? इसको भी माइंड में रखना है। अभी हम इसका यूज करेंगे जब हम स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पर, ठीक है ना? फिलहाल आप इतने को नोट करिए, इस पर फिर हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा जल्दी से इसको आप स्टॉप करके वहीं से स्टार्ट हो सकता है। हाँ, वो पॉज कर दीजिए, है ना? सी, हमारा एक क्वेश्चन है, अभी हमने टोटल एनर्जी देख लिया क्या होता है। अब इस पर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी बोले या टोटल एनर्जी बोले, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ कार्बन एटम। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन की आपको एनर्जी का रेशियो बताना है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां देखना है आपको? लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट में और कार्बन की सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक है ना? और उन दोनों की एनर्जी का रेशियो बताना है। जरा ट्राई करो तो, और जल्दी से आंसर बताओ फटाफट।
आ गया? हाँ मुनज़्ज़ा, आप सॉल्व करिए जल्दी से। पेन चलाना सीखिए। आया? कितना आया? 1/1 आया दोनों का। और कोई? अतीफा? वन इज टू वन। सी कैसे करेंगे? कैसे करेंगे देखो यहां पे जरा सा, एनर्जी इन लिथियम अपॉन एनर्जी इन कार्बन, यही तो है ना। तो हम कहेंगे दैट विल बी इक्वल टू, हमारे एनर्जी के फॉर्मूला में Z² ऊपर है और N² नीचे है, तो वी कैन से Z² ऑफ लिथियम अपॉन नंबर ऑफ ऑर्बिट जो भी लिथियम का है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कार्बन, नीचे है तो कार्बन में जो ऑर्बिट होगा वो ऊपर चला जाएगा और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे आ जाएगा। यही है ना कुल मिलाकर के, ऐसे ही करेंगे, बाकी सब तो कांस्टेंट हमारा कट जाएगा, राइट। तो हम क्या कहेंगे, लिथियम का Z कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और लिथियम की कौन सी ऑर्बिट लेनी है अपने को, फर्स्ट ऑर्बिट, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई बाय कार्बन, कार्बन की कौन सी ऑर्बिट है हमारी, कार्बन की जो ऑर्बिट है वो सेकंड ऑर्बिट है, तो यहां पर सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और साथ ही साथ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 से इसको काटेंगे 4 से इसको काटेंगे, आवर आंसर विल बी 1:1, दिस विल बी द रेशियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें कई सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में हम कई सारी बातों को डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाया था, जब मैंने बोर्स मॉडल पढ़ा रहा था तो मैं उस टाइम एक चीज बोला था आप लोगों से कि बोर्स ने एक बात कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो देयर इज ए लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, देयर इज ए लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, और इसको हम फ्रीक्वेंसी क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी क्वांटाइजेशन भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, लेट इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 टू N1 ऑर्बिट। अब यहां N2 का क्या मतलब है, कोई बताएगा? यही गड़बड़ी है, N2 मींस बिल्कुल यहां सेकंड ऑर्बिट नहीं है, N2 नाम की कोई एक ऑर्बिट है, वो 5th ऑर्बिट हो सकती है, 6th ऑर्बिट हो सकती है, 7th ऑर्बिट हो सकती है, और वहां से N1 नाम के किसी ऑर्बिट में जाता है, वो N1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। बात आ रही मेरी समझ में? और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा N2 जो है वो हायर ऑर्बिट है, हायर से लोअर में वो जंप कर रहा है। अच्छा, अगर हायर से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा या गेन करेगा? रिलीज। बाहर से अंदर कब आता है? जब उसकी एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज करता है। बात आ रही समझ में? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि N2 से N1 में आ रहा है, N2 नाम की कोई ऑर्बिट है, 3rd 4th 5th कुछ भी होगा, और N1 नाम की कोई ऑर्बिट है। कंडीशन हमारा ये है कि हमारा N1 जो है वो छोटा होना चाहिए और N2 जो है वो हमारा बड़ा होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर N2 से N1 में आता है तो हम जो बोलेंगे, हमारा जो चेंज ऑफ एनर्जी जो आएगा, हमारा जो चेंज ऑफ एनर्जी होगा वो बराबर होगा, हायर से लोअर में आ रहा है तो हायर की एनर्जी ज्यादा होती है, तो हम कहेंगे सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, मतलब EN2 में से माइनस करेंगे जिस ऑर्बिट में गया है उसकी एनर्जी को, EN1 जिस ऑर्बिट से जंप किया है उसकी एनर्जी माइनस जिस ऑर्बिट में जंप किया है उसकी एनर्जी कर देंगे, तो दैट विल बी द चेंज ऑफ एनर्जी।
नहीं आ रही मेरी बात समझ में? आ रही बात समझ में? जहां से वो जंप किया है, जैसे मेरे पास 1000 रुपए थे और मैं 1000 रुपए से जंप करके अब मेरे पास आ गया कितना, 800 रुपीज, तो चेंज कितना हुआ, 1000 माइनस 800। पहले कितना था, बाद में कितना है, दोनों को माइनस कर देंगे, विल बी चेंज। तो En2 का मतलब है एनर्जी इन N2 ऑर्बिट और En1 का मतलब एनर्जी इन N1 ऑर्बिट। मतलब N2 मतलब जहां पहले था और N1 मतलब जहां बाद में, दोनों की एनर्जी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, वी विल गेट चेंज ऑफ एनर्जी। एंड अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी क्वांटाइजेशन वी नो दिस चेंज ऑफ एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो वी कैन से दिस विल बी व्हाट, h nu, दिस विल बी h nu, अभी चलेगा, ठीक है ना, h nu विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर मैं En2 की वैल्यू डालूं, किसकी वैल्यू डालूं, तो मैं ये सारी वैल्यू ला करके पुट कर दूंगा। अगर मैं ये सारी वैल्यू ला करके पुट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर देखो, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e दी पावर 4 अपॉन n2 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसमें माइनस करके डालेंगे किसका, माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e दी पावर 4 अपॉन n1 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। ये बात आ रही समझ में, आ रही बात समझ में? तो वी कैन से कि आवर h न्यू इज इक्वल टू, आवर h न्यू इज इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, जितने कांस्टेंट है सबको बाहर कर लो, तो तुम्हारा ये 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e दी पावर 4 अपॉन में तुम्हारा h स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इधर जो बचेगा -1 अपॉन n2 का स्क्वायर और +1 अपॉन n1 का स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा? तो तुम प्लस वाले को पहले लिख लो, तो तुम लिख सकते हो +1 अपॉन n1 का स्क्वायर -1 अपॉन बोलो कितना, n2 का स्क्वायर। मेरी ये बात नहीं आ रही समझ में, वेज डस्टर, नहीं आ रही ये बात समझ में? किसी को परेशानी है इसमें? परेशानी है आपको? परेशानी क्या चीज में है बताइए, कौन सा? देखो मुझे 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e दी पावर 4 अपॉन h स्क्वायर इस पूरे में भी है और इस पूरे में भी है, सेम टू सेम है, मैंने उसको कॉमन लेकर के बाहर कर दिया, नहीं पल्ले पड़ रहा है। तो जब मैंने उसको बाहर किया, जब मैंने उसको बाहर किया तो यहां पर क्या बचा, यहां बच गया माइनस, ये पूरा तो बाहर जा चुका है, बचा 1 अपॉन क्या बच गया, n2 का स्क्वायर। तो ये -1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, यहां क्या बचा, +1 अपॉन n1 स्क्वायर। तो मैंने प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। आप ये कहना चाह रहे हो कि सर यहां आएगा n2 का स्क्वायर और यहां आएगा n1 स्क्वायर, यही कहना चाह रहे हो? बेटा ये माइनस में आएगा n2 स्क्वायर और प्लस में आएगा n1 स्क्वायर। मैंने प्लस वाले को पहले लिख दिया है, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। अरे लो, पल्ले पड़ा? हाँ ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वी कैन से व्हाट, सी अब अगर मैं देखूं तो मैं इस न्यू को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, नहीं आ रहा है समझ में? न्यू इज इक्वल टू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e दी पावर 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, h का क्यूब इंटू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। n1 जहां इलेक्ट्रॉन जंप करके गया है, n2 जहां से जंप करके गया है। मेरी बात आ रही समझ? एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। हम लोग ड्यूअल नेचर में भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं ना। जब हम ड्यूअल नेचर आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि C इज इक्वल टू कितना होता है, न्यू इंटू लैम्डा होता है। C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ऐसा कुछ पढ़ाए थे क्या? अरे यार, C बराबर न्यू इंटू लैम्डा नहीं पढ़ाए थे? ये मैंने 11th में भी पढ़ाया यार। 11th में मैंने इसी को बोला है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। नहीं तो बस वेलोसिटी की जगह यहां C आ गया, C मींस स्पीड ऑफ लाइट हो गया, और क्या? नहीं पढ़ाया? तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो वी कैन से व्हाट, न्यू बराबर क्या, C अपॉन लैम्डा।
तो न्यू की जगह अगर हम c अपॉन लेमडा पुट कर दें तो c अपॉन लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z स्क्वायर e दी पावर 4 अपॉन h का क्यूब इनटू हो जाएगा क्या 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, नहीं आ रही मेरी बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ, अरे h स्क्वायर पहले से था, ये h भी उठ के इधर आया तो h क्यूब नहीं हो जाएगा रे? हाँ, कोई दिक्कत है? अगर तुम इस c को भी इधर भेज दो तो यू कैन से 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू कितना 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z स्क्वायर e दी पावर 4 अपॉन में कितना हो जाएगा ch का क्यूब इनटू हो जाएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, एंड दिस होल टर्म इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। दिस होल टर्म इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। इस पूरे को अपन रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो आवर एक्सप्रेशन विल बी 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दैट, फॉर व्हाट, कि जब जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करेगा तो वहां पर एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? और वो जो एनर्जी निकलेगी वो रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी। किस फॉर्म में निकलेगी? रेडिएशन का मतलब एक तरह का वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ होगा। उस नहीं आ रही मेरी बात समझ में? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके जाएगा तो एनर्जी रेडिएट होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, वो एनर्जी बेसिकली रेडिएशन के फॉर्म में होगी। रेडिएशन का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ होगा, उस वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। कौन बताएगा कि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? अरे वाह, क्या 1097 00, ये क्या बता रहे हो? ये तो नहीं था रिडबर्ग कांस्टेंट, ऐसा कुछ है 1.09 इंटू 10 दी पावर 7, ऐसा कुछ है। हाँ, यूनिट के हिसाब से हो सकता है, केमिस्ट्री वाले कुछ और रटाए होंगे, इसकी वैल्यू ऐसा कुछ है, ठीक है ना, 1.09 इंटू 10 दी पावर, ठीक है, यूनिट के हिसाब से हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की आपको वैल्यू याद कर लेना है, ठीक है ना, इसको देख लीजिए बस, इतने को नोट करिए, फिर हम बाकी की बात आगे करेंगे। हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने सीख लिया। क्या हमने पढ़ा? कि जो भी एनर्जी रेडिएट होगी उसका 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू होगा रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, और इसी को हम वेव नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 बाय लैम्डा को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम वेव नंबर भी बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अब देखो क्या है, अब हम बात करेंगे एक्चुअल में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल सीरीज की। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल सीरीज की। तो केमिस्ट्री में आप लोगों को 6 पढ़ाया गया होगा, फिजिक्स में हम 5 पढ़ते हैं, ठीक है ना, 5 ही पढ़ेंगे। तो हाँ, एक कम ही पढ़ते हैं यहाँ पर। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, स्पेक्ट्रल सीरीज, हालांकि ये पूरा स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर ही पूरा एक्सप्लेनेशन आता है, जितना भी अभी मैं बता रहा था। तो इसमें 5 हम पढ़ेंगे। कौन कौन? एक पढ़ेंगे हमारा लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का कंडीशन यह है कि इलेक्ट्रॉन जो जंप करके जाएगा वो फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। कहां से जाएगा? सेकंड से जा सकता है, थर्ड से जा सकता, नहीं आ रहा आपको, पल्ले नहीं पड़ रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहीं से भी जा रहा है, बट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है तो वैसे सिचुएशन में जो वेवलेंथ मिलेगा, जो एनर्जी रेडिएट होगी उसका जो वेवलेंथ मिलेगा, उस अलग अलग वेवलेंथ का जो एक सीरीज बनेगा, उस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज। जैसे जब n1 की वैल्यू तो फिक्स है कि फर्स्ट ऑर्बिट रहेगी, n2 जब सेकंड रहेगा तो लैम्डा कुछ ना कुछ आएगा, जब n2 3 रहेगा तो लैम्डा कुछ ना कुछ आएगा, n2 जब 4 रहेगा तो लैम्डा कुछ ना कुछ आएगा। तो जब n1 को आपने फिक्स कर दिया कि 1 है, और n2 को जब आप बदलते चले जाओगे, तब जो लैम्डा का एक सीरीज मिलेगा, लैम्डा की अलग अलग एक वैल्यू मिलेगी, उस पूरे सीरीज का नाम है क्या? लाइमन सीरीज। नहीं आ रही बात? ठीक। तो लाइमन सीरीज के लिए कंडीशन क्या है कि आपका n1 जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए,
और N2 की जो वैल्यू होनी चाहिए 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन हो सकती है। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर हमें लाइमन सीरीज का मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ बोले तब क्या करेंगे? लाइमन सीरीज बोला है तो N1 तो फिक्स है कि 1 होगा, ठीक। अगर आपको क्या चाहिए फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, बोलो क्या? फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, और जब वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी हमारा मिनिमम होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वेवलेंथ बोले या मिनिमम बोलो ना रे, फ्रीक्वेंसी बोले, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन को जस्ट बगल वाले ऑर्बिट से जंप करके आना पड़ेगा। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कम से कम चाहिए तो एनर्जी कम से कम होगा, और एनर्जी कम से कम तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन जस्ट पड़ोस से जंप करके आएगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? फ्रीक्वेंसी कम से कम होने के लिए एनर्जी कम से कम होना चाहिए, जो एनर्जी का जो एक्सचेंज होगा वो एनर्जी कम से कम होना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू। फ्रीक्वेंसी को कम से कम करेंगे तो एनर्जी कम से कम, और एनर्जी मिनिमम तब होगा जब एकदम जस्ट पड़ोस से जंप करके आएगा। ए यार, ठीक है। इसका मतलब क्या? अगर हम लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं और लाइमन सीरीज में अगर हमें वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो हमारे N2 की जो वैल्यू होनी चाहिए, जस्ट पड़ोस में कौन बैठा हुआ है? सेकेंड ऑर्बिट है। तो N2 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 2 होनी चाहिए। नहीं पल्ले पड़ रहा है? N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मिनिमम या वेवलेंथ मैक्सिमम रखने के लिए, फ्रीक्वेंसी मिनिमम या वेवलेंथ मैक्सिमम रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो N2 की वैल्यू है वो जस्ट पड़ोस की वैल्यू लेनी पड़ेगी। नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो हम क्या करेंगे, जब N2 की वैल्यू 2 रख देंगे तो लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी को लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर। N1 अपना कितना है? N1 अपना कितना है? लाइमन सीरीज के लिए N1 कितना है? 1। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, हम लैम्डा मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं तो N2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मतलब कितना? 2 का स्क्वायर। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 माइनस 1 अपॉन 4, और इसको सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा। यू कैन से 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3r/4 आ जाएगा। और तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा जो लैम्डा मैक्सिमम आएगा सर वो कितना आ जाएगा? 4/बोलो 3r आ जाएगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो लाइमन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा? 4/3r। कोई दिक्कत वाली बात? याद रहेगा? एकदम याद रखना है। नहीं याद रहेगा तो आपको ये निकालने के लिए आना चाहिए कि अगर सर वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो जस्ट पड़ोस वाली ऑर्बिट लेंगे और वहां से सॉल्व कर लेंगे। सर फॉर्मूला मैंने याद होना चाहिए, रिडबर्ग कांस्टेंट 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। नहीं आ रही बात समझ में? आ रहा है? व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर मिनिमम वेवलेंथ? मिटाऊं? लिखो लिखो जल्दी लिखो। अगर इसी लाइमन सीरीज का हमें मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, हमें क्या चाहिए? मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, और मिनिमम वेवलेंथ होगा तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। मिनिमम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? सी मिटाऊं? कोई नहीं, जब हम बोलेंगे तो आ जाओ। अगर हमें क्या चाहिए इसी लाइमन सीरीज का हमें क्या चाहिए? फॉर मिनिमम वेवलेंथ, या कह लो क्या? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? लाइमन है तो N1 तो फिक्स है अपना, कितना रहेगा? N2 कितना हो जाएगा?
इंफिनिटी। इंफिनिटी कौन सी ऑर्बिट? बहुत दूर की ऑर्बिट। बहुत दूर की कौन सी ऑर्बिट? इंफिनिटी पर की ऑर्बिट। ठीक है, तो n2 क्या रख देंगे? इंफिनिटी। तो वी कैन से आवर वन अपॉन लेमडा अब क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। लेमडा क्या हो जाएगा? मिनिमम विल बी इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 बाय n1 का स्क्वायर। n1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर मतलब के इंफिनिटी का स्क्वायर, और 1 बाय इंफिनिटी इज 0। 1 बाय इंफिनिटी इज 0, तो ये पूरा पार्ट अपना 0 हो जाएगा। तो वी कैन से 1 अपॉन लेमडा मिनिमम जो आ जाएगा वो आ जाएगा रीडबर्ग कांस्टेंट इनटू कितना आ जाएगा हमारा? ये तो फाइनली 1 ही आ जाएगा, 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। 1 माइनस 0 करोगे तो 1 नहीं आ जाएगा, है ना? तो लेमडा मिनिमम कितना आ जाएगा? यस, लेमडा मिनिमम इज 1 बाय r। अच्छा, लेमडा मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम। व्हाट विल बी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? लेमन सीरीज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है। कैसे निकालोगे? हैं f इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा होता है। f इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। f इज इक्वल टू, अरे c बराबर है ना न्यू इंटू लेमडा। तो तुम्हें अगर न्यू फ्रीक्वेंसी पता करना है तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या? c अपॉन लेमडा, मतलब कि c अपॉन लेमडा मिनिमम। और लेमडा अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम चाहिए तो लेमडा कौन सा डालना पड़ेगा? लेमडा मिनिमम। और इसका मतलब c अपॉन लेमडा मिनिमम की वैल्यू कितनी है? 1 बाय r है, तो r ऊपर चला जाएगा, तो यू कैन से योर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगा वो r इंटू सी के बराबर आएगा। नहीं पल्ले पड़ रहा है? कितना आ जाएगा? r इंटू सी के बराबर। जल्दी से इसको नोट करिए फटाफट, हम बात आगे की करेंगे फिर। ठीक है, पॉज कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक।